हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 16 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी विजिट कर रहे हैं एक बार वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इसको देखेंगे और आप किसी कंपटीशन की तैयारी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मैक्सिमम, आपको बता रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कवर करता हूँ मैं। उसके अलावा आपका कोई भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हैं तो पहला करंट अफेयर और न्यूज़ क्या है दोस्तों? 1000 ऑफ फॉरेस्ट राइट्स टाइटल्स वैनिश इन छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड। इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये एक न्यूज़ आई है, इसमें ये कहा जा रहा है, एक आर्टिकल छपा था, इसमें कहा जा रहा है कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसने एक आरटीआई फाइल किया था। ठीक है, किसके लिए? वो बस जानना चाहता था कि जो फॉरेस्ट राइट है वो अचानक से इतने वैनिश क्यों हो गए। इसका रीजन क्या है दोस्तों ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब दोबारा से मतलब दोबारा से कैलकुलेशन किया, सारी चीज़ें अरेंज की, तो मतलब कुछ रिकॉर्ड्स जो थे फर्जी थे। ठीक है, मतलब फर्जी नाम थे, कुछ भी हो वो पता नहीं, पर ये हिंदू ने इसीलिए डाला था कि मतलब पता तो चले भाई ये गए कहाँ रिकॉर्ड अचानक से। मतलब समझ लीजिए पहले कुछ और नंबर थे और जैसे दोबारा से नए नए तौर से मतलब जो कैलकुलेशन करने स्टार्ट आए तो बहुत सारे लोगों के राइट्स छिन गए। ठीक है, तो यही सब जानने के लिए स्टार्ट हुआ। तो हमारे लिए मेन इसमें क्या जानने लायक है दोस्तों? फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो कब आया था दोस्तों? 2006 में। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये क्या करता है दोस्तों? ये जो मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते हैं ना, जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गए, दो तरह के हैं दोस्तों, एक तो शेड्यूल ट्राइब हो गए और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ट्रेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर। ये दोनों के दोनों ही आप मान लीजिए मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं। ये तो जो ट्रेडिशनल जो बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं, और ये शेड्यूल ट्राइब्स तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, और ये क्या यूज़ करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए? जो फॉरेस्ट की लैंड है और उसी के रिसोर्सेज को बहुत लगातार से यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि ये अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। इसका क्राइटेरिया दिया गया जैसे कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वाले जो लोग मतलब रहे होंगे, कम्युनिटी हो या कोई भी मतलब इंडिविजुअल ग्रुप हो, अगर वो रह रहे हैं मतलब जंगल में, है ना, और कम से कम 3 साल रहे हों और उनकी जो जीविका है पूरी तरह से मतलब जंगल के ऊपर डिपेंड है, तब उनको कहा जाएगा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। ठीक है, तब इनको भी फॉरेस्ट राइट मिलने का पूरा हक होगा। ठीक है, अब फॉरेस्ट राइट दोस्तों दो तरीके से दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो 3 तरीका, पर अभी मेन जो कम्युनिटी वाइज होता है या इंडिविजुअल वाइज, उसको देखते हैं आप। तो सबसे पहला कहा जाता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि जो मतलब इंडिविजुअल फैमिली है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन ना समझिए, इंडिविजुअल फैमिलीज को एक पर्टिकुलर राइट दिया जाता है, जैसे 4 हेक्टेयर तक की लैंड यूज़ करने के लिए मिलता है ना, इस तरह की जो राइट है मतलब जो इंडिविजुअल है उनको दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल फैमिलीज राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड फॉर हैबिटेशन एंड कल्टीवेशन, मतलब वही फॉरेस्ट के लैंड पे उनके मतलब रहने के लिए और उगाने के लिए मतलब जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए मतलब एक पर्टिकुलर लैंड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। इसका मतलब क्या है? जो कम्युनिटी को दिया जाता है, मतलब जैसे एक फैमिली है और बहुत सारी फैमिली मिला के एक विलेज है या फिर ग्राम सभा बोलिए, है ना, तो उसको जो राइट दिए जाते हैं वही कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट हो गया। जैसे मतलब उसका यूज़ करना या मैनेजमेंट करना या फिर उस फॉरेस्ट एरिया का प्रोटेक्शन करना, क्योंकि जैसे कि मतलब ये जो है ना, आपके जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब कौन नोटिफाई करता है दोस्तों? ये कंफर्म यही करते हैं कम्युनिटी, मतलब जैसे ग्राम सभा ही मेन है जो मतलब ये सब चीज़ें मतलब करेक्ट करता है कि हाँ है। ठीक है, उसके बाद नोट करने वाली क्या बात है दोस्तों कि व्हेन सच राइट्स आर, यही है दोस्तों, पट्टा आप सिस्टम सुने होंगे दोस्तों। अगर जब ये राइट को मतलब फॉर्मली दिया जाता है, फॉर्मली मतलब जब लीगलाइज किया जाता है, तो उनको क्या दिया जाता है? पट्टा दिया था, मतलब एक टाइटल दिया था, जो कि मतलब ये इंश्योर करता है कि ये जो लैंड है लीगली इसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करती है। ठीक है, ऑनरशिप को मतलब कंफर्म करती है क्या ये पट्टा, ये जो टाइटल मतलब गवर्नमेंट देती है फिर मतलब कंफर्मेशन होने के बाद। ठीक है, उसके बाद बी क्या है दोस्तों? हाँ, ये वाला मैं आपको बता रहा था ना, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर। जैसे शेड्यूल ट्राइब्स तो शेड्यूल ट्राइब्स है, और अदर ट्रेडिशनल डेवलपर्स, इनका ये कहा जा रहा है दोस्तों, जो भी मेंबर्स या कम्युनिटी 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 साल रही हो और वो पूरी तरह से लिवलीहुड और अपने मतलब के खाने पीने या फिर समथिंग जो भी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरह से जंगल पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में जान लें, क्योंकि हम लोगों ने राइट देख लिया। अब इसका ऑफिशियल नेम जो है दोस्तों, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये इसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है, इसके अंदर राइट कौन से दिए जाते हैं दोस्तों? जैसे कि राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड, ये आपका इंडिविजुअल राइट हो गया, है ना। उसके बाद आपका राइट ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन और हैबिटेशन फॉर जीवन यापन करने के लिए, है ना, कल्टिवेशन के लिए, हैबिटेशन के लिए जो मतलब लैंड प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो राइट प्रोवाइड किया जाता है वो। ठीक है, राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये ध्यान रखना दोस्तों, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपका नॉन टिम्बर चीज़ है, मतलब लकड़ी नहीं कि
मतलब आप जाके पेड़ ही उड़ा देंगे, ठीक है, पेड़ नहीं, लकड़ी नहीं दोस्तों। और जो बैम्बू है ना वो अलग से डिफाइन किया गया, उसको ट्री से हटा दिया गया है, ठीक है, वो ट्री नहीं है, ठीक है। काटने के बाद वो फिर से भी उग जाता है पर वो ट्री नहीं है। इसीलिए माइनर प्रोडक्ट्स में आपका जैसे कि शहद हो गया या फिर कोई फूल हो गया या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, फल फूल, मतलब जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ उकड़ियाँ जो मतलब खाना वाना पकाने के लिए, पर ऐसा नहीं कि आप पूरा पेड़ काट दो, है ना, मतलब वो भी गिरी पीढ़ी जो भी है वो सब प्रोड्यूस, ठीक है, आप पेड़ नहीं काट सकते। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स को ही जैसे आनी हो गया ना यूज़ कर सकते हैं, वही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजिंग राइट्स हो गया, लीव स्टॉक उनके जो मतलब जो मतलब जानवरों को पालते हैं ना, जैसे भैंस हो या गाय हो, जो भी समथिंग हो, उनके लिए ग्रेजिंग लैंड मतलब चरने वाला लैंड वाला जो राइट है इनको मिलता है। राइट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट, ये मतलब वही कम्युनिटी के अंडर में आ जाता है, जैसे मतलब ग्राम सभा हो गया, है ना, तो या विलेज का प्रमुख हो गया, है ना, तो वो उनके राइट्स हैं, मतलब कि अपने जो उनके एरिया में जो फॉरेस्ट है उनको मतलब मैनेज भी करें और प्रोटेक्ट भी करें। और अदर कम्युनिटी राइट में तो आप बाकी आ ही जाता है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि ऑल राइट्स आर हेरिटेबल, मतलब हेरिटेबल है, मतलब पीढ़ी दर से आई हैं, ये मतलब ट्रांसफरेबल या सेल मतलब बेचने बेचने या ट्रांसफर करने लायक नहीं है दोस्तों। ये हेरिटेबल है, जो मतलब रहता आया है, मतलब हेरिडिटी जिसके मतलब दादा परदादा के दादा, है ना, ये इस टाइप का सिस्टम चलता है, ठीक है। और इसमें जो राइट्स दिए जाते हैं ये दोनों के नाम पे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी के नाम पे ही मिलेगा या औरत के नाम पे, दोनों अगर मैरिड है तो दोनों के नाम पे मिलेगा, बोथ स्पाउसेस, ठीक है। और टाइप्स ऑफ राइट 3 होते हैं, हम लोगों ने जो कम्युनिटी राइट और वो पढ़ा था, इसमें क्या है कि देखिए इंडिविजुअल राइट पहला होता है दोस्तों, पहला जैसे कि राइट ओवर मतलब एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं इसका बता रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड, जैसे कि अप टू 4 हेक्टेयर लैंड मतलब राइट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली को दिया जाएगा, मतलब अपने जीवन यापन के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग डेवलपर्स के लिए, ठीक है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिटी राइट्स में जैसे कि थर्ड अगर आप देखें तो ये राइट टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स हो गया, ये तो फिफ्थ वाला अगर देखें तब राइट टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज, ये सारे इसी में आता है दोस्तों, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मतलब दोनों के दोनों, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो चाहे अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स, ऐसा नहीं पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। अब सबसे मेन रूल क्या होता है दोस्तों कम्युनिटी में या फिर विलेज जो होता है, उसमें जो ग्राम सभा होती है यही सबसे प्राइमरी अथॉरिटी होती है जो किसी चीज़ को वेरीफाई करती है या इनिशिएट करती है क्लेम्स को, ठीक है। किसके अंडर में, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में, ठीक है। और ये इनको मतलब और क्या राइट मिलता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन, मतलब किसी को ऐसे जबरदस्ती आप नहीं निकाल सकते। इस राइट में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये भी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन, मतलब अचानक से आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद लीगल लैंड राइट भी फॉरेस्ट राइट एक्ट, वही जो 4 फैक्टर मैंने बताया ना कि लीगली बाउंड दिया जाता है इनको हक, ठीक है। उसके बाद नोडल में अगर एजेंसी जो मतलब इसको मतलब इंप्लीमेंट कराती है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को इंप्लीमेंट कराती है, वो वाली नोडल एजेंसी या मिनिस्ट्री आप कहेंगे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, यूपीएससी में भी पूछ सका है, अगर उनको लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखना इसके कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और 2017 में एक अमेंडमेंट हुआ था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, जिसने बैम्बू, जो बैम्बू में बता रहा था ना दोस्तों, ये मतलब टिम्बर मतलब ट्री में नहीं काउंट होता, यही है 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उसी में जो बैम्बू जो उगाया जाता है और कहाँ पे, जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, नॉन फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड नहीं है वहाँ पे जो बैम्बू उगाया जाता है वो एज ए ट्री डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट वाला मत समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट ये भी डिफाइन करता है कि मतलब बैम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अगला न्यूज़ और अगला करंट अफेयर है गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए तो इंडिया के। तो मैं चाह रहा हूँ आप एक बार इस फोटो को देख लीजिए, ये है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दोस्तों, है ना। इसमें आपका अशोक चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है और शौर्य चक्र आता है। पहले इनको अशोक चक्र फर्स्ट अशोक चक्र, सेकंड अशोक चक्र, थर्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये पीस टाइम वाले अवार्ड हैं। और ये वाला जो दोस्तों है ना, ये है आपका वॉर टाइम अवार्ड। इसमें आपका परमवीर चक्र आ गया, महावीर चक्र आ गया और वीर चक्र आ गया दोस्तों। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वॉर टाइम में दिया जाता है और मोस्टली ये मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस वाले पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। और पीस टाइम वाले में क्या है, सिविलियंस को भी दिया जाता है, ठीक है, उसमें मतलब ये अलाउ हैं, ठीक। तो दोस्तों अभी क्या है ना, मतलब ये जो सिंदूर वाला मतलब ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है उसमें जो बहादुरी दिखाया था मतलब आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स ने, उनको ऑनर करने के लिए 233 गैलेंट्री अवार्ड्स को दिया गया, जिसमें हाईएस्ट जो है जम्मू कश्मीर के पर्सनल्स को ज़्यादा मिला है, ठीक है। और 99 डिस्टिंक्ट सर्विस अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। और इस बार मतलब 79th इंडिपेंडेंस डे में अप्रूव किया गया, ठीक है। अब मेन हमारे लिए क्या जानना जरूरी है दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गैलेंट्री अवार्ड जो है हम मतलब जो कौन प्रेजेंट करता है दोस्तों, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया जाता है, करते हैं, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, जो मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब बिना अपने आप को सोचे, मतलब किसी काम में मतलब देश के किसी काम आना है ना, बहादुरी काम, उसके लिए आता है। और मोस्टली जैसे आर्म फोर्सेस हो गया या फिर लॉफुल कॉन्स्टिट्यूटेड आर्म फोर्सेस हो गया या फिर सिविलियंस हो गए, इन तीनों के लिए है ये, ठीक है।
उनकी बहादुरी को, और मतलब एक बोलते हैं ना दोस्तों, बिना किसी मतलब मतलब के, मतलब देश की रक्षा के लिए या फिर उसके मतलब मतलब कि सोवेनिटी को मेंटेन करने के लिए अपने बलिदान देना या कुछ सेक्रीफाइस करना है ना, तो उस चीज़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसको क्लासीफाई दो तरीके से किया जाता है, एक दोस्तों वार टाइम होता है और एक होता है पीस टाइम। ठीक है, अब वॉर टाइम और पीस टाइम में क्या अंतर है दोस्तों? वॉर टाइम जैसे नाम से पता चला, जो वॉर टाइम में दिया जाता है, जो जब वॉर चल रहा है उसमें जिसने बहादुरी दिखाया उनके लिए है। और पीस टाइम में दोस्तों मतलब जो पीस मतलब वॉर के अलावा, जैसे मतलब आप समझ लीजिए मतलब टेररिज्म को रोकने के लिए जिसने कोई काम किया हो, मान लीजिए इंसर्जेंसी को रोकने के लिए किसी ने काम किया हो, या फिर मान लीजिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किसी ने किया हो, है ना, तो इसमें सिविलियंस भी इंक्लूड होते हैं पीस टाइम वाले में। ठीक है, तो आप जान लीजिए जो वॉर टाइम वाले अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये 26 जनवरी 1950 को पहली बार लाए गए थे, इंस्टीट्यूट किए गए थे। इसमें जो फर्स्ट, जो सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड होता है वो है परमवीर चक्र। कौन सा होता है दोस्तों? परमवीर चक्र। और सेकंड जो मोस्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? महावीर चक्र। थर्ड है आपका वीर चक्र। ठीक है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट हुए थे 26 जनवरी 1950, पर इनको मतलब इफेक्टिव कहाँ से है? 15 अगस्त 1947, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेके तब से जो भी मतलब जवान या फिर आर्म फोर्सेस ने या फिर किसी भी पर्सनल ने बहादुरी दिखाई होगा, उन सबको देने के लिए है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जब जब इंस्टीट्यूट हुआ तभी से, नहीं दोस्तों, इफेक्टिव ये 15 अगस्त 1947 से है। ठीक है, वहाँ से जो भी मतलब जिन्होंने किया उन सबको अवार्ड दिया गया है इसके दौरान। ठीक है, इसमें। ठीक है, और ये वॉर टाइम अवार्ड्स है। अब सेकंड 1950, ध्यान रखना दोस्तों, 26 जनवरी 1950 पर इफेक्टिव कब से? 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टाइप है इसका गैलेंट्री अवार्ड का, वो है आपका पीस टाइम अवार्ड। ये 90 उसके जस्ट 2 साल बाद आए थे 1952 में। ये भी 3 होते हैं दोस्तों। तो पहले जो है ये भी दोस्तों ध्यान रखना, ये भी इफेक्टिव कब से है? 15 अगस्त 1947 से। ये 3 तरह के होते हैं ये भी। जैसे हाईएस्ट वाला आपका हो जाता है फर्स्ट, जो होता है फर्स्ट हाईएस्ट जो हाई हो गया आपका पीस टाइम वाला, अशोक चक्र क्लास 1। अशोक चक्र सेकंड में आ गया आपका अशोक चक्र क्लास सेकंड, और थर्ड में आ गया अशोक चक्र क्लास थर्ड। ये सारे के सारे पीस टाइम अवार्ड है। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 1967 में इन्हीं तीनों का नाम चेंज कर दिया गया है, कैटेगरी वाइज वही। ठीक है, फर्स्ट पे अशोक चक्र आ गया, किसकी जगह पे? अशोक चक्र क्लास 1 की जगह पे। ठीक है, और सेकंड आ गया आपका कीर्ति चक्र, जो पहले अशोक चक्र क्लास सेकंड आता था, और थर्ड पे आ गया आपका शौर्य चक्र, पहले अशोक चक्र क्लास थर्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये वही मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी ने इंसर्जेंसी होता है ना, उसको रोकने के लिए काम किया हो, या फिर आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ काम, या रेस्क्यू ऑप्शन, इन सब के लिए मोस्टली देता है, और इसमें सिविलियंस अलाउ होते हैं। ठीक है, और बाकी एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वॉर टाइम वाले में दोस्तों सिर्फ मतलब आर्म फोर्सेज के इंडिविजुअल ही अलाउ होते हैं। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी वही, जैसे पहला जैसे इंडियन आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स ये हो गए, उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी भी होती है इसमें एलिजिबल। उसके बाद आपके रिजर्व फोर्सेज जो हो गई वो हो गई, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है ना, तो उसकी बात हो रही है। और कोई भी मतलब जो मतलब आर्म फोर्सेज लॉफुली कॉन्स्टिट्यूट किए गए, ये उनके लिए भी है जो इन फ्यूचर बनेंगी और जो बन चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद बस ध्यान रखना, पीस टाइम अवार्ड्स में ही सिविलियंस एलिजिबल होते हैं, वॉर टाइम के लिए, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए नहीं होते हैं। और एक दोस्तों क्या है ना, अदर सर्विस स्पेसिफिक गैलेंट्री अवार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि मतलब ये जो है ना दोनों, ये दोनों जैसे वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब आप सर्विस जो देते हैं उस समय, ड्यूटी जो मतलब कारण निभाते हैं, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, पहला आपका आर्मी में अगर देखेंगे तो वो है सेना मेडल। ठीक है दोस्तों, और अगर आप देखेंगे एयरफोर्स में नहीं, आपका नेवी में देखेंगे तो आपका नाव सेना मेडल हो गया। ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स में देखेंगे तो आपका वायु सेना मेडल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड जो करंट अफेयर और न्यूज़ है, ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये एक मतलब एडिटोरियल है, जिसमें मतलब एडिटर बात कर रहा था चाइना की हेजोमनी के बारे में। हेजोमनी मतलब बॉस, मतलब जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता हो, जो एक तरह से ताकतवर हो गया हो, और छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने अंडर में ला रहा हो, उनको मतलब जबरदस्ती काम कर, मतलब होता है ना जबरदस्ती उनका यूज़ कर रहा हो। ठीक है, उस टाइप का होता है हेजमनी का, मतलब पावरफुल बोला जा सकता है। ठीक है, तो मतलब अफ्रीका इज चैलेंजिंग चाइनास माइनिंग हेजमनी। इसमें मतलब क्या है कि जैसे पहले की अफ्रीका, ये एक वर्ड है दोस्तों जो उसमें आया था, सीकोमाइंस। सीकोमाइंस मतलब क्या हुआ? साइनो कॉन्गोलेस डेस माइंस। इसमें मतलब क्या है दोस्तों कि चाइना जब अफ्रीका में उतरी, जहाँ पे मतलब मिनरल्स थे, वहाँ पे उतरी, तो उसने प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अच्छी रोड, अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा रहने का ढंग, हॉस्पिटल, मतलब हर तरह की फैसिलिटी आपको देंगे, बदले में आप हमें सिर्फ अपने माइनिंग राइट दे दो। ठीक है, तो उन्होंने दे दिया, पर एक्चुअली क्या है, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था वैसा चाइना ने कुछ किया नहीं। इसलिए अब क्या है कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है ना, बैन कर रही हैं इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट जो भी है, मतलब इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट जो है या फिर खनन जो है, वो सब बैन कर रही हैं धीरे धीरे चाइना कंपनी से, और उससे उब गई हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें, मतलब साइकोमाइंस एक वर्ड था, इसका मतलब आप ये जान लीजिए। और बाकी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ना, कि मतलब ये अफ्रीका जो है ना, इसमें बहुत सारी मतलब मिनरल मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार मतलब लोकेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों मोरक्को। तो मोरक्को इधर है दोस्तों। मोरक्को जो है दोस्तों, मान लीजिए दुनिया का जो 70% फॉस्फेट है ना, जो बैटरीज में यूज़ था, उसके लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कंट्री है। ठीक है, 70% ऑफ वर्ल्ड फॉस्फेट इसी के पास है। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए गिनिया। गिनिया कहाँ है दोस्तों? ये रहा गिनिया। क्या है दोस्तों? गिनिया में मान लीजिए लगभग 23% बॉक्साइट है उसके पास, है ना, ग्लोबली। और उसके बाद अगर आप देखें 31% रूटाइल है। रूटाइल क्या होता है दोस्तों? रूटाइल मतलब एक पिगमेंट होता है जो बनाने, मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है ना, जो कि मतलब पेंट वेंट में ऐसे पिगमेंट
पिगमेंट की तरह यूज होता है, उसके लिए काम आता है। मतलब यहाँ पे 31% रूटाइल मिलता है, कहाँ पे, गिनिया में। उसके बाद गेबन देखेंगे दोस्तों, गेबन आपका कहाँ पे है दोस्तों, पता है? गेबन आप जस्ट इसके नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये है ना, ये गेबन। गेबन में भी 4 से लेकर 15% मतलब वर्ल्ड का मैंगनीज आता है। और मैंगनीज किसके लिए यूज होता है दोस्तों? बैटरीज में यूज होता है। और साउथ अफ्रीका तो दोस्तों मतलब ये समझ लीजिए मिनरल का खदान है। साउथ अफ्रीका में ये जान लीजिए दुनिया का 91% प्लेटिनम है। उसके बाद 46% येट्रियम है। येट्रियम क्या है दोस्तों पता है? येट्रियम जो है मतलब जैसे कि मतलब जो टीवी भी नहीं होता, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, उसमें जो फॉस्फर यूज होता है ना डिस्प्ले के लिए या लेजर के लिए या सुपर कंडक्टर के लिए, उसके लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन सा? येट्रियम। और येट्रियम भी यहाँ पे 46% मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दुनिया का 22% मैंगनीज मिलता है साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में ही 35% आपका दुनिया का क्रोमियम मिलता है। उसके बाद 16% वेनेडियम। वेनेडियम जो होता है दोस्तों ना, जो स्टील बनाते हैं ना, स्टील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डीआरसी दोस्तों, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये मान लीजिए दुनिया का 50% कोबाल्ट का मतलब ये है इसके पास, ठीक है। और ये कोबाल्ट यूज होता है बैटरीज में, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन कॉपर, अगर कॉपर बेल्ट अगर बोलेंगे तो डीआरसी प्लस जाम्बिया, ये और ये दोनों मिला के इनको कहा जाता है अफ्रीकन कॉपर बेल्ट, ठीक है। और ये भी दुनिया का 6% कॉपर को मतलब होल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक हो गया, ये तांजानिया, ये दोनों मिल के दोस्तों दुनिया का 13% ग्राफाइट मतलब होल्ड करते हैं। अब अगर आप देखेंगे मोजाम्बिक और तंजानिया, तो ये जो ग्राफाइट होल्ड करते हैं इसका यूज होता है किसमें? बैटरीज में। उसके बाद लास्ट अगर आप देखेंगे मेडागास्कर, ये दोस्तों दुनिया का 15% इल्मेनाइट यूज रखता है, मतलब होल्ड करता है। इल्मेनाइट जो यूज होता है दोस्तों वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो मैंने बताया ना पेंट में यूज होता है, मतलब पिगमेंट की तरह, उसको मतलब प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोलते हैं, इल्मेनाइट, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने ना, तो यही है मतलब जैसे ये सब मैंने आपको लिख दिया जो मैंने आपको बताया। मोरक्को जो है 70% वर्ल्ड फोस्फेट है, गिनिया 23% बॉक्साइट, 31% रूटाइल। और ये रूटाइल ध्यान रखना दोस्तों टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिनरल है। ये यूज़ होता है पिगमेंट की तरह, कहाँ पे, जैसे पेंट हो गया या फिर कलर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें यूज़ होता है एज ए पिगमेंट। गैबन जो हो गया आपका 4 से 15% मैंगनीज होल्ड करता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तो पूछ लेता है। ये प्लेटिनम के लिए तो समझ लीजिए साउथ अफ्रीका 91%, 46% येट्रियम हो गया, ठीक है। और 22% आपका मैंगनीज हो गया, 35% क्रोमियम हो गया, 16% वेनेडियम। सोचने की दोस्तों कितना मतलब रिच है साउथ अफ्रीका, है ना। डीआरसी में कोबाल्ट है, डीआरसी प्लस अगर जाम्बिया देखेंगे तो कॉपर रखते हैं, मतलब अफ्रीकन कॉपर बेल्ट हो गया। मोजाम्बिक और तंजानिया 13% वर्ल्ड का ग्राफाइट रखते हैं। और मेडागास्कर अकेला 15% इल्मेनाइट रखता है, जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है, मतलब यूज़ होता है। इसके बाद आता है फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? टाटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दोस्तों। ये अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, इसका मतलब अप्रूवल हो गया एज ए, और उसके लिए बजट अलाउट हुआ है 8,146 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है वो, और एक निपको है, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये सियोम रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। सियोम क्या है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 186 मेगावाट, ठीक है। अब टाटो सेकंड हो गया है दोस्तों। अब टाटो ये फर्स्ट है, सॉरी, हाँ ये टाटो फर्स्ट होगा, सॉरी। टाटो फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट, और इसी में टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस पे बना? ये यारजेप रिवर बन गया है, जो कि सियोम पे जो टाटो सेकंड बना ना उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया का जो मतलब रनिंग मतलब वर्किंग वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा है दोस्तों? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में है। और कोयना ध्यान रखिए दोस्तों, ये रिवर का नाम है, इसी रिवर पे बना है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब प्लांट, ठीक है। इसकी कैपेसिटी 1960 मेगावाट है, समझ लीजिए हाईएस्ट में इतना ही है। और उसके बाद और पूरे कंट्री की लगभग 46,000 मेगावाट की कैपेसिटी है लगभग, है ना। और ये कोयना रिवर जो है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया था 2025 से लेकर 35 डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर है। किसने डिक्लेयर किया? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को मैप में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत महान है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे इसका म्यांमार हो गया, इधर चाइना टच कर रहा है, इधर भूटान, 3 इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई है ना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नागालैंड हो गया और एक आसाम, ये दो ही टच करते हैं इसे, ठीक है। और वैसे थोड़ा सा क्लोज लुक अगर आप देखेंगे तो ये आपका नागालैंड यहाँ नीचे टच कर रहा है ना साउथ में, और आसाम ये रहा है। और उसके बाद चाइना जो है तिब्बत वाला जो ऑटोनोमस रीजन है ना उसको टच करता है, चाइना का ही है वो। और इधर म्यांमार ईस्ट साइड में टच करता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके माउंटेन पासिस हैं। अब इसमें जैसे कि आपका आगे नाथुला, तो इधर दूसरा सिक्किम वाला हो जाएगा दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे भूटान के पास में बमला पास हो गया है, बोमडीला पास हो गया, ठीक है। टुंगा पास इधर हो गया, चाइना से लग रहा है। योंग या पास ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दिहांग पास हो गया, डिफर पास हो गया, कुमजोंग पास हो गया, चौकन पास हो गया, ठीक है।
अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, ये पहले क्या है ना, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसको जो नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश रखा गया, ये इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी जब थी, उनकी लीडरशिप में ये चीज़ किया गया था। इसको रीनेम किया गया था और इसको एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, पहले ये 20 जनवरी 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था। उसके बाद क्या है दोस्तों, जब राजीव गांधी जी की सरकार आई, जब वो पीएम बने, तो उन्होंने इसको एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया। कब? 20 फरवरी 1987, मतलब समझिए जनवरी में ये यूटी था और फिर फरवरी में स्टेट बन गया। पर ईयर का फर्क है, वो 1972 में था, ये 1987 में। ठीक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो कांगतो है। ध्यान रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कांगतो, ईस्टर्न हिमालय। ऑब्वियस बात है, इंडिया के ईस्ट में तो ईस्टर्न हिमालय में ही है। ठीक है, और यहाँ पे एक डोंग विलेज है, मतलब बोला जाता है इंडिया का जो सबसे पहला सनराइज होता है वो इसी विलेज में होता है, डोंग विलेज, लगभग 3 बजे सुबह के। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी हैं दोस्तों, जैसे कामेंग रिवर हो गया, सुबनसिरी रिवर हो गया, सियांग हो गया। सियांग ब्रह्मपुत्रा को ही बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही सियांग बोला जाता है। ठीक है, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, नोहा सियांग, बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है दोस्तों, अब टाइगर रिजर्व देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। एक पक्के टाइगर रिजर्व हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन करता है। ठीक है, उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क हो गया, मौलिंग नेशनल पार्क हो गया और पक्के टाइगर रिजर्व हो गए। तीनों टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रीज में अगर देखें तो ओक हो गया, पाइन हो गया, मैपल, फेर ट्रीज हो गया, या फिर ड्वार्फ रोडोडेंड्रॉन, मतलब ये ध्यान नहीं रहेगा तभी चलेगा। स्टेट एनिमल इनका मिथुन है। अरुणाचल प्रदेश मिथुन मतलब एक भैंसे की तरह ही होता है, जंगली। ठीक है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कैपिटल तो आपको पता ही है, ईटानगर है। सीएम इसके पेमा खांडू जी हैं, बीजेपी के हैं। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, और यूनिकैमरल सिस्टम चलता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव, जैसे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है वो 60 है, लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 2 है। यहाँ पे हाईकोर्ट जो है दोस्तों ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट है, उसकी भी ईटानगर ब्रांच। ठीक है, और जो मैंने आपको पासिस दिखाया ना तो उसमें जैसे कि जो तिब्बत है, जो मतलब चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया, उससे जैसे कि बमला पास मैंने आपको दिखाया ना, बोमडीला पास जस्ट सटा हुआ है। ठीक है, यांगयप पास एकदम लास्ट में है ईस्टर्न वाले में। एक सेला पास है, इसी पे टनल बन रहा है, जिसका विवाद मतलब चाइना भी कर रहा है। ठीक है, और अगर म्यांमार के साथ देखेंगे तो डीपू पास हो गया, पांगशो पास हो गया, चंकन पास जो लास्ट में नहीं दिखाया था, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये चंकन पास इस तरफ लास्ट में है ना, चंकन पास हो गया, कुमजोंग पास हो गया, उसके बाद हापुंगन पास हो गया। ठीक है, और अदर पासिस में अगर आप देखें तो एक दिहांग पास ध्यान रखना, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद तुरलुंग पास हो गया, गोरीचेन पास हो गया। एक बार देख लेना दोस्तों, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक देखते रहेंगे बार बार ध्यान में आ जाएगा, हाँ ये इसी का पास है, मायोडोला पास। ठीक, उसके बाद 5th न्यूज़ और 5th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई। ये शुभमन गिल है, इंडियन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी वुमेन्स में सोफिया डुंगकिली हैं। ठीक है, आईसीसी आप जान लीजिए, इसका 15 जून 1909, मतलब दुनिया भर में क्रिकेट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है कराने के लिए। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका एक बार चेंज हुआ है, जो कि मतलब पहले लंदन में था 1909 से 2005 तक, और अभी तक जो है 2005 से अभी तक ये दुबई में है। ठीक है, चेयरमैन जैसा आप सब जानते ही हैं दोस्तों। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर आपका 15th जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025। इसमें बस ध्यान रखना दोस्तों, विनर कौन है? झारखंड है, रनर अप है हरियाणा। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया 2008 से पहले दोस्तों इंडिया हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, पर ये करप्शन के कारण ये हट गया और नया ब्रांच स्टार्ट हुआ हॉकी इंडिया, और इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की। ठीक है, उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, इंडियन पोर्ट बिल 2025। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस करेगा दोस्तों इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को। ठीक है, किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को। ठीक है, इसके की फीचर क्या है दोस्तों? इसके तहत क्या है कि मतलब स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाए जाएंगे, मतलब हर स्टेट में मतलब जो कि नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनकी देखरेख के लिए और उनके रेगुलेशन के लिए स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाए जाएंगे। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटीज बनाए जाएंगे, वही स्टेट्स में बनाया जाएगा, जो भी मतलब पोर्ट यूजर हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाए जाएंगे, जो कि मतलब गाइडलाइंस और पॉलिसीज बनाएगी पोर्ट्स के लिए। और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस होगा, मतलब जितने भी पोर्ट होंगे उनको हर इंटरनेशनल जो मतलब होते हैं रूल्स या फिर रेगुलेशन उनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे मार्पोल हो गई, ये मैरीन पॉल्यूशन है दोस्तों, हर तरीके से, जैसे शिप से होने वाली जितनी भी पॉल्यूशन है, चाहे एयर पॉल्यूशन उससे हो रहा हो, चाहे कचरा फेंक रहा हो, चाहे मान लीजिए ऑयल स्पिलिंग हो रहा हो, इन सब के बारे में ये रिस्ट्रिक्शन देता है और जानकारी देता है, मतलब ये सब कैसे करने से क्या है दिक्कत है ना, कैटेगराइज किया है इसने बस। ठीक है, और इसी के तरीके अगर फॉलो करेंगे तो ये अगर हो गया तो क्या करना है, क्या करें कि हो नहीं है ना, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद 8th न्यूज़ और 8 करंट अफेयर आपका दोस्तों, कैटलिस्ट सेल। ये कुछ नहीं है दोस्तों, एक तरह के आप समझ लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता है जो आप मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई एमएनसी हो गया, जो एक कंपनी है जिसका मतलब बहुत जगह मतलब फैला हुआ है, जैसे मल्टीनेशनल किसे बोला, एक कंट्री से ज़्यादा में जिसका काम चलता है वही मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। ठीक है, तो एमएनसी जब कोई मतलब आती है कि जैसे हमारे देश में कोई एमएनसी आई और उसने एक ब्रांच खोल दिया, मतलब ये बेंगलोर में खोल दिया। ठीक है, तो उस ब्रांच की तरह क्या होगा, वो इंडिया में भी मतलब अपने आप को प्रमोट करेगा, उसके अलावा कुछ जो जरूरी काम है वो बाहर वाले भी निपटाएगा।
कि इस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको ज़्यादा सुविधा हो रही है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है न, और जो एम्प्लॉयज़ हैं आराम से मिल जा रहे हैं, कम दाम पे मिल जा रहे हैं और अच्छे मिल जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को यूज़ करती है मतलब एमएनसीज, ठीक है। इसके लिए जो बनाती हैं तो उसको बोला जाता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मतलब कोई एमएनसी जब किसी कंट्री में बनाती है अपने काम के लिए, उसे बोला जाता है जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो होते हैं ये सेंटर हो गए या ऑफिस हो गए जो कि एमएनसी खोलती किसी कंट्री में, या बस वही है, और पार्ट ऑफ जीसीसी पॉलिसी 2024 से 2029 तक, ये मतलब कैटलिस्ट सेल जो है, ठीक है। इसके अंडर में क्या है दोस्तों ना, मतलब सारी चीज़ें ईजिली हो जाएगा, मतलब जैसे कोई कंपनी खोलना चाहेगी तो अपना आराम से रजिस्ट्रेशन करेगी और खोल लेगी, बहुत ईजिली प्रोसेस कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन आप समझ लीजिए दोस्तों, कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, बस इतना जान लीजिए, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो कि मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ठीक है। तो जो कमर्शियल मतलब दुनिया मतलब इंडिया का जो पहला कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है वो 4 प्राइवेट कंपनीज मिलकर बना रही हैं, ठीक है। और बना ही नहीं रही है, उसको बजट भी कर रही है, मतलब आप समझो फाइनेंस भी कर रही है। जैसे कि इसमें जो लीड कर रहा है वो पिक्सल स्पेस इंडिया है, सत्सूर्य एनालिटिक्स इंडिया है, मतलब लीड तो यही पिक्सल स्पेस इंडिया कर रहा है, उसके अलावा बाकी जो 3 है वो है सत्सूर्य एनालिटिक्स इंडिया है, पायरसाइट स्पेस है, उसके बाद ध्रुवा स्पेस है, ठीक है। ये 1200 करोड़ तक ये स्पेस स्पेंड भी करेंगे, ठीक है। ये किसने अनाउंस किया है इसको, इंडिया का पहला वाला ये अनाउंस किया इन स्पेस। इन स्पेस जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका मेन काम क्या है दोस्तों, जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं स्पेस के मतलब सेक्टर में, उनको मतलब एक तरह से मतलब लिंक बोलते हैं ना, जैसे बिचौलिया, मतलब जैसे इसरो, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे इसरो और मतलब इन प्राइवेट कंपनीज बीच में एक बिचौलिया, मतलब जैसे ये कुछ बनाएंगे तो इसरो खरीदेगा, तो खरीदने के लिए कौन है बीच में, खरीदवाने के लिए तो मतलब इन स्पेस है, मतलब एक मतलब लिंक बैठाने के लिए, ठीक है। इसके अंडर में 12 सैटेलाइट बने, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, किसके अंडर में, यही जो फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, ये जो कॉन्स्टलेशन है 12 सैटेलाइट का होगा, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन आप समझ लिया, अर्थ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन वो देगा घूम घूम के, ठीक है। मतलब वॉल्केनो हो गया या फिर मतलब कोई डिजास्टर है या समथिंग समथिंग, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड दे देगा, फार्मिंग से रिलेटेड फार्मर्स को फायदा होगा फसल उसल के बारे में समथिंग, है ना। उसके बाद नोट कॉन्स्टलेशन तो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में और जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। अब इन स्पेस जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 2020 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में है, और ये काम करता है एज ए लिंक, ध्यान रखना लिंक किसके बीच में, इसरो और प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बीच में, ताकि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको स्पेस सेक्टर में बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, मतलब जो उड़ीसा वाला जो हैंडलूम वाला है ना, हाथ वाले जो काम होते हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसा हैंडलूम। उसके बाद आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गन डे डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसी में 1 हटा दोगे 3 अगस्त देखोगे तो हमारा नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इंडिया में भी 3 अगस्त को एक मतलब एक सफल मतलब हुआ था ट्रांसप्लांट इसका डोनेशन का मतलब, तो मतलब उसी लिए मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड का पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो वो थे जोसेफ मोर्रे, ठीक है। और इस बार की थीम क्या, आंसरिंग द कॉल, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, और कोई भी अगर लास्ट में पहुंचे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हाँ। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे।